नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की एक खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। तमाम अनिश्चितताओं के बीच मार्केट किस तरीके का है, आने वाले वक्त में किस तरीके की संभावनाएं नजर आती हैं, किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त करोड़ों भारतीयों के जहन में होंगे। लगातार इस तरीके की जानकारी दी जाती है कि कोई भी आप निवेश करें तो पूरी तरीके से रिसर्च करने के बाद करें, लेकिन फिर भी हमारे साथ एक वो चेहरा जुड़ रहा है जिनको हम खुद भी और आप भी सालों से नहीं दशकों से लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर, अखबार के पन्नों पर देख रहे हैं और समझ रहे हैं उनसे कि मार्केट की स्थिति क्या है। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार सर जुड़ चुके हैं। आप एडिटर हैं वैल्यू रिसर्च के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज नेशन में। धीरेन्द्र सर, जो मौजूदा स्थिति है, अलग अलग फैक्टर्स हैं बहुत सारे, लेकिन उन सब के बीच आपको किस तरीके की स्थिति नजर आती है सर मार्केट की मौजूदा वक्त में, खासकर स्टॉक्स के लिहाज से, म्यूचुअल फंड के लिहाज से? मैं हमेशा ही स्टॉक मार्केट के बारे में या बाजार के बारे में बहुत ही आशान्वित रहता हूं, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहता हूं सर। और अभी भी कुछ ऐसा ही है। बाजार अभी कोई सस्ता नहीं है, लेकिन बहुत महंगा भी नहीं है। उसके अलावा भारत में अधिक अलग अलग सेक्टर्स में जिस तरह का ग्रोथ देखा जा रहा है या ग्रोथ सस्टेन्ड है, बाजार का एक बहुत छोटा सा भाग है जिसमें कि अगर आप आंख बंद करके पैसा लगाएं तो आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन आप अगर बेसिक सावधानी बरतें, अगर आप बेसिक चीज़ देखें कि कंपनी पैसा बना रही है, रफ्तार से बढ़ रही है और बहुत महंगा अगर आप नहीं खरीद रहे हैं, तो इस बाज़ार में एक आध साल के नज़रिए से अगर देखा जाए तो किसी का नुकसान नहीं हो सकता, बल्कि अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलना चाहिए। और जिस भी तरह की आशंका थी या जिस भी तरह की लोगों को लोग निराश हो गए थे, बाज़ार में अचानक गिरावट का दौर देखा गया था 1-2 महीने पहले या सितंबर के बाद से, तो बाज़ार में ये बहुत ही नियमित बाज़ार हमेशा ही ऐसा रहता है। अगर आपको लगे कि बाज़ार लगातार बढ़ता रहेगा और कभी गिरेगा ही नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। बाज़ार में हमेशा कम समय में गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन लंबे समय के लिए बाज़ार से आपको काफ़ी होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, और ख़ासकर जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था का कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है। बिल्कुल। सर, डोनाल्ड ट्रंप के एक बार फिर राष्ट्रपति चुने जाने से पहले बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं, बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से एक के बाद एक झटका देते हुए नजर आ रहे हैं पूरी दुनिया को, सिर्फ भारत को ही नहीं। ऐसे में एक बार फिर एक तबका है जो कह रहा है कि देखिए, ट्रंप कभी भी चौंका सकते हैं और उसका असर फिर मार्केट पर हो सकता है, खासकर टैरिफ के संदर्भ में। अभी देखा हमने टिम कुक साहब को किस तरीके से धमका रहे थे। क्या इससे कोई असर आने वाले वक्त में पड़ता आपको नजर आता है? इसका असर पड़ेगा, लेकिन भारत पे इसका काफ़ी कम असर पड़ेगा। अगर आप ये ट्रंप का जो टैंट्रम्स है या टैरिफ का जो ये टैंट्रम्स है, अगर आप इसको देखें तो इसका असर काफ़ी व्यापक तरीके से पूरे दुनिया में है। और ट्रंप क्या कहते हैं उस पर भरोसा कर पाना कि वो आज क्या कह रहे हैं और कल क्या कहेंगे, इसके बारे में भी मुझे डाउट है कि आप उन पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने इकॉनमी के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, वो अपनी समस्याओं से जूझने के लिए बहुत सारे कदम उठाएंगे। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत के इकॉनमी में बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि मुझे लगता है कि ये जो टैरिफ का जो कुछ भी तमाशा हो रहा है पिछले 3-4 महीने से, जिसकी चर्चा हो रही है, उसका असर भारत पे काफ़ी पॉजिटिव ही होगा। अगर आप देखें कि ट्रंप के कहने के बावजूद टिम कुक का ये कहना है कि भारत में उसके बावजूद, वो टैरिफ देने के बावजूद, 25% टैरिफ देने के बावजूद भारत सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन होगा मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी चिंता करनी चाहिए। हमारा एक अपना डोमेस्टिक इकॉनमी है, हमारे अपने एडवांटेजेस हैं, और हम लोगों ने 4-5 साल में या 5-7 साल में एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी को रिवाइव करने की कोशिश की है जी। हमारा जो ये जो ऑपरेशन सिंदूर में जो चीज़ साबित हुआ कि हमारा अपने आप में सक्षम होना, अपने हथियारों को बनाने में या काफ़ी हद तक बनाने में या पार्शली बनाने में, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। और मुझे लगता है कि इसका बड़ा व्यापक असर होगा। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पे असर होगा, जिस तरह से हम खर्च कर रहे हैं उस पर असर होगा। लेकिन और भारत के लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेलविंड हैं। बिल्कुल। अगर आप देखें कि हमारा जी सर कंप्लीट कीजिए सर।
भारत के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फेवरेबल टेलविंड्स हैं जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को पंख दे रहे हैं, जो कि अगर आप देखें कि जिस तरह से हमारा एनर्जी का माइग्रेशन है या जिस तरह से हमारे पास सोलर का माइग्रेशन अभी चल रहा है और वो बहुत ही शुरुआती स्टेज में है, तो अगर इन चीज़ों का असर होता है तो मुझे लगता है कि अमेरिका से संबंध एक अलग बात है, लेकिन हम रिलेटिव बेसिस पे अभी भी हम बहुत बड़े अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है और हमें उतना नुकसान नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सर ये सवाल पूछने के पीछे की एक वजह ये भी है कि एक बड़े तबके में इस तरीके की भी चर्चा है कि देखिए हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो हमारा एक्सपोर्ट है खासकर यूएस के साथ उस पर असर पड़े, फिर आने वाले वक्त में जो सर्विस सेक्टर है हो सकता है उस पर इम्पैक्ट पड़े। ऐसी कोई संभावना आपको नजर आती है क्या, और निवेश करते वक्त क्या इन पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है या इररिलेवेंट बातें? नहीं, इन चीज़ों का असर पड़ेगा, बल्कि हर 2-4 साल में बाज़ार का जो कॉम्प्लेक्शन है वो बदल जाता है, इसका भी असर पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रम्प के ये टैरिफ के सारे कदम के बजाय एआई का जो असर होगा हमारे टेक्नोलॉजी बिजनेस में, जो कि पिछले 20-25 साल में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर की तरह इमर्ज हुआ है और हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप देखें कि रियल स्टेट लोगों के लिए नौकरी, लोगों के लिए रिवॉर्डिंग नौकरी, जिस तरह से टेक्नोलॉजी सेक्टर लोगों को प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजी सर्विसेज सेक्टर, उस पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। और अगर वहाँ पे लोगों की आमदनी कम होती है, कम लोगों को रोज़गार मिलता है और कारोबार अगर वैसा ही रह जाता है तो लोगों ये काफ़ी चिंता का विषय होगा। लेकिन सब चीज़ें बदलती हैं। एक अच्छे मैनेजमेंट, एक अच्छी कंपनी, एक अच्छे देश का ये गुण है कि समय के साथ बदल पाए चीज़ें। तो बिज़नेस के डिमेंशंस में बहुत कुछ बदलेंगी और बदल भी रही हैं। पिछले 25-30 साल में जब से भारतीय टेक्नोलॉजी सर्विसेज सेक्टर उभरा है, तब से 4-5 ऐसी स्थिति बनी है। आपको याद होगा कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इस सेक्टर के बारे में उम्मीद थी कि ये भी डूब जाएगा जी। सन 2000 में जब Y2K क्राइसिस या उस समय उम्मीद थी कि इसी के आधार पे इन कंपनियों का कारोबार चल रहा है। उसके बावजूद ये सारी कंपनियां बहुत बड़ी हो पाई हैं, बल्कि कई गुना बड़ी हो पाई हैं। इन्फोसिस उस समय से 10 गुना बड़ा हो पाया अगले 10 साल में। तो मुझे इन कंपनियों पे बड़ा भरोसा है कि समय के साथ ये बदलेंगी और इसका असर पड़ेगा। किस तरह का पड़ेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये नेगेटिव ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। सर, जो बात आपने कही उससे 2 सेक्टर्स मोटे तौर पर मुझे अभी तक समझ में आए। आपने कहा एनर्जी सेक्टर जिसमें नॉन रिन्यूएबल और साथ ही साथ आईटी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों सेक्टर्स में निवेश करना लंबे समय के लिए आपको बेहतर लगता है, और क्या इनके अलावा कुछ और सेक्टर्स जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे सर? मेरी आम निवेशक को हमेशा यही सलाह होती है कि आप डाइवर्सिफाई कीजिए। ये गेस कर पाना कि कौन सा सेक्टर बहुत अच्छा करेगा ये बड़ा मुश्किल है, और ख़ासकर ऐसे समय में जब चीज़ों का बहुत व्यापक असर होता है बहुत कम समय में, और उसको गेस कर पाना बड़ा मुश्किल है। आप एक अच्छे डाइवर्सिफाइड फंड का चुनाव करें। अगर आप खुद स्टॉक में वेंचर करना चाहते हैं तो कई सालों के लिए 10-12 सेक्टर में से प्रोमिनेंट कंपनीज के शेयर का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए। अगर ये सब आप नहीं कर पाते हैं तो एक निफ्टी या सेंसेक्स का इंडेक्स फंड खरीदें। आप एक साथ 50 या 30 कंपनियों के शेयर में पैसा लगाएंगे और भारतीय बाजार को राइड कर पाएंगे। अगर आप इससे भी थोड़ा आगे वेंचर करना चाहते हैं तो जूनियर निफ्टी के इंडेक्स में लगाइए। बहुत कम खर्चे पे आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाएंगे प्रोमिनेंट कंपनीज़ का। और जहाँ पे अगर आपका 5 साल तक पैसा लगता रहा या लगा रहा या 10 साल तक लगा रहा तो आपको बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। आप मुड़ के देखेंगे कि आपने कितनी समझदारी का काम किया था या क्या एक वाइज डिसीजन था। बिल्कुल सर, लेकिन खासकर म्यूचुअल फंड में वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जब सामने आते हैं, और फ्लेक्सी भी है और इस तरीके के तमाम फंड भी हैं, उसमें स्मॉल कैप थोड़ा ललचाता है ज़्यादा रिटर्न के साथ। आपके हिसाब से कितना औसत रहना चाहिए लार्ज, मिड और स्मॉल का? लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों का ही अपना रोल है। और जब मैं आपको कह रहा था कि आपके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, आप एक मल्टी कैप फंड में पैसा लगाइए, हर जगह आपका पैसा लग जाएगा जी। स्मॉल कैप आपको ललचाता है, लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि इसमें गिरावट किस तरह की होती है, और वो गिरावट से को झेल पाना हर एक निवेशक के लिए आसान नहीं होता है। मैं इसका आपको एक रियल टाइम उदाहरण देना चाहूँगा। 2008 में जब बाज़ार हमारा 2003 से 2008 की अवधि में 5 गुना बढ़ा था। 4000 पे सेंसेक्स था 2003 में,
और बढ़ के हो गया था 20,000 2008 की शुरुआत में। और उसके बाद जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो गिरावट का दौर आया, उसमें लोगों का पैसा करीब करीब स्मॉल कैप में गिरा था 70%। जी। अगर आपका 100 रुपया घट के 30 रुपया हो जाए और आपका नींद नहीं उड़े तो ज़रूर आप स्मॉल कैप में लगाइए, क्योंकि अभी लोग स्मॉल कैप के केवल फ़ायदे देख रहे हैं। बिल्कुल। स्मॉल कैप का नुकसान वो है कि 70% गिर सकता है पीक फॉल पे। और उसी समय सेंसेक्स भी गिरा था, निफ्टी भी गिरा था, और वहाँ पे भी 45 से 50% की गिरावट देखी गई थी। तो इस इक्विटी रिस्की है, और अगर आप कम समय के लिए लगा रहे हैं, अगर आप मजबूती से उसको विथस्टैंड नहीं कर सकते हैं, आप धीरे धीरे नहीं लगा रहे हैं, लंबे समय के लिए नहीं लगा रहे हैं, तो आपको इक्विटी में हाथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप लगा रहे हैं तो ये समझ के लगाइए कि स्मॉल कैप में किस तरह की गिरावट होती है, और इस रिस्क को नेविगेट करने का आपके पास एक सिंपल तरीका है। 10 साल के नज़रिए से लगाइए और कभी भी एक साथ मत लगाइए, धीरे धीरे लगाइए। इसीलिए SIP लोग कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है जब भी आप इक्विटी में लगाएं, और आम आदमी के लिए। बिल्कुल। लेकिन धीरेन्द्र सर, हाल ही में हमने देखा कि गिरावट का फायदा उठा जो पाएंगे। लोग लगातार SIP कर रहे थे, कुछ रिपोर्ट्स आई जिसमें कहा गया कि SIP एक कुछ हिस्से में लोगों ने रोक दी है। क्या आपको लगता है कि अगर ये खबर सही है, आप मुझे करेक्ट भी कीजिएगा, तो दोबारा से अब SIP स्टार्ट कर देनी चाहिए उन लोगों को जिन लोगों ने SIP रोक दी थी हाल ही के दिनों में? जी हाँ, ये खबर आई थी और डेटा में भी रिफ्लेक्ट होता है कि थोड़ा जो SIP के रोकने का जो क्रम है वो थोड़ा बढ़ा था, लेकिन वो बिल्कुल ही चिंताजनक स्थिति नहीं है। अभी भी आप देखें कि भारत में SIP के ज़रिए हर महीने अभी करीब 26,000 करोड़ रुपया फ्लो होता है, लगाया जाता है जी। ये बहुत भारी रकम है। कुछ सालों पहले पूरे विदेशी निवेशकों का पैसा इतना होता था। बिल्कुल। तो अगर आप उस नज़र, और जो ये जो गिरावट का जो बल्कि मैं कहूँगा कि रोका गया था, लेकिन उसके बावजूद कभी भी अभी तक SIP का फ्लो नेगेटिव नहीं हुआ है, तो अभी भी लोग लगा रहे हैं। हुआ क्या है कि पिछले 3-4 साल में बहुत सारे निवेशक बहुत बड़ी तादाद में म्यूचुअल फंड में उनके लगाने की शुरुआत हुई है जी। और जो भी निवेशक पिछले 6 महीने साल भर में आया है और उसने पहली बार अपना गिरावट देखा है, अगर आप पिछले 6-8 महीने में आपने SIP करना शुरू किया है और पहली बार जब आप 10-15% का गिरावट देखते हैं तो आप चिंता में अपना NAV अपना SIP रोकते हैं। बिल्कुल। तो यही इसी क्रम में कुछ निवेशकों ने निकाला है। लेकिन अभी अगर आप देखें कि जिस तरह के निवेशक अभी SIP के ज़रिए लगाने वाले निवेशकों का पैसा अब 5 साल पुराना होना शुरू हो गया है, और वैसे निवेशकों को इतना खासा फ़ायदा हुआ है कि उनको अगर आप बंद करवाना चाहिए, डरा के आप बंद करवाना चाहिए, तो चूंकि उन्हें इतना फ़ायदा हुआ है, अगर पैसा आपका 2 गुना 3 गुना हो जाए और बैंक की तुलना में 1.5 गुना 2 गुना अगर आपको रिटर्न मिले, तो आप अपना निवेश जारी रखते हैं। निवेश काफ़ी खतरनाक है अगर आप कम समय के लिए लगा रहे हैं। अगर इस अवधि के लिए लगा रहे हैं और नियमित रूप से लगा रहे हैं तो मुझे लगता है कि बड़ी निश्चिंता से आप लगा सकते हैं। ठीक है सर, लेकिन उन लोगों के लिए सलाह जो YouTube पर कुछ वीडियोस देखकर इंट्राडे करना शुरू कर चुके हैं? उनको रोज़ पूजा करना चाहिए कि आज वो बच जाए, और जब कभी मुनाफा हो तो पार्टी करना चाहिए, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है। मैं जब कह रहा हूँ कि आपको ये 9:30 बजे बाज़ार खुलता है, 5 टेलीविज़न चैनल आपको बॉल बाय बॉल कमेंट्री देना शुरू करते हैं 3:30 बजे तक, जब तक भी बाज़ार बंद नहीं होता है, और उसमें बाज़ार को गेस करना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी खुलता बड़े ज़ोर शोर से है और बंद होने तक डूब जाता है, कभी डूबा हुआ खुलता है और बंद होने तक चढ़ जाता है। तो बाज़ार बिल्कुल एक आप समझिए कि नवजात शिशु जिस तरह से रोता है या ये चिल्लाता है या खुश होता है, जिसका कोई आधार नहीं होता है, डे टू डे बेसिस पे बाज़ार ऐसा ही है। अगर आप डे टू डे, और सेबी का स्टैटिस्टिक्स बताता है बिल्कुल कि सारे निवेशक जो F&O के ज़रिए निवेश करते हैं, जो स्पेकुलेट करते हैं, उनमें से 92% निवेशकों को नुकसान होता है। तो अधिकतर निवेशक सोचते हैं कि भले ही 92% को नुकसान होता हो, आपको तो केवल उस 8% में रहना है। स्टैटिस्टिक्स से लड़ाई मत कीजिए। ये नुकसान का बहुत तेज़ी से पैसा गंवाने का बहुत ही सीधा तरीका है कि आप
बाज़ार में स्पेकुलेट करें और एक दिन के लिए और 2 दिन के लिए और एफ&ओ में आप पार्टिसिपेट करें। ठीक बात है, इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका जिक्र था। लेकिन सर, जो हमसे एक पीढ़ी ऊपर वाले लोग हैं, उनको लगता है कि नहीं, म्यूचुअल फंड और स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए, गोल्ड और रियल एस्टेट अभी भी उनके लिए पहली पसंद है। पिछले 10, 20, 50 साल की कोई ऐसी स्टडी जिसके आधार पर आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैं इसके बारे में काफ़ी गंभीरता से विचार करता हूँ, बहुत सारे निवेशकों से मिलता हूँ। हमारे यहाँ रोज़ 200-400 लोग मेल भी भेजते हैं जिनको मैं बहुत बारीकी से पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, अपने टीम के साथ मिल करके उनको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मुझे यही समझ में आया है कि सोने का हिस्ट्री बहुत लंबा है। पिछले 5000 साल से सोना एक वैल्यू का स्टोर है। बिल्कुल। लेकिन सोना एक प्रोडक्टिव एसेट नहीं है। पिछले 1.5 साल से जो सोने में जिस तरह का रफ्तार देखा गया है, वो इसलिए नहीं है कि सोना बहुत वैल्यूबल हो गया है। सोना वैल्यूबल इसलिए हुआ है क्योंकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स का विश्वास डॉलर में कम हो गया है, और ख़ासकर यूक्रेन से लड़ाई के बाद दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स, RBI और चाइना का सेंट्रल बैंक और दुनिया भर के और भी बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स, वो डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स के बजाय या डॉलर रखने के बजाय वो सोना रख रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा डिमांड क्रिएट हुआ है जिस वजह से सोने में भारी उछाल देखा गया है। लेकिन पिछले 100-150 साल में और पिछले 5000 साल में जो सोना एक स्टोर, वैल्यू का स्टोर जरूर रहा है जी। पिछले 100-125 साल से सोना एक इन्फ्लेशन से थोड़ा कम रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट रहा है। खासकर पिछले 20 साल में जब से फाइनेंशियलाइजेशन और ये सेंट्रल बैंक्स का खरीदना जो 2-4 साल से जो मोमेंटम आया है, उसकी वजह से हम सोने में इस तरह का मोमेंटम देख रहे हैं। पता नहीं कब तक ये जारी रहेगा, लेकिन ये डूबना नहीं चाहिए। ये एक बहुत ही लंबे समय का वक्त मेरे पास थोड़ा कम है, वैल्यू है। बहुत संक्षेप में सर अगर आप बता सकें। थोड़ा सा पैसा लगाएं अगर आपकी इच्छा है। ठीक है सर, अगर आप संक्षेप में बता सकें और मकान के और रियल एस्टेट के बारे में मेरा यही सोचना है कि रियल एस्टेट को आप घर समझिए, ना कि निवेश। बहुत सुंदर बात कही सर आपने। और क्रिप्टो को अभी समझें या ना समझें कुछ भी, धीरेन्द्र सर, निवेश के लिहाज से क्रिप्टो। अगर पैसे क्रिप्टो को के बारे में मैंने कहना छोड़ दिया क्योंकि मुझे इसमें क्रिप्टो में मुझे बहुत ज़्यादा अविश्वास है, और जब मैं अपना विश्वास प्रकट करता हूं तब वो बहुत रफ्तार से बढ़ जाता है और मैं बिल्कुल ही गलत साबित हुआ हूं पिछले 5-7 साल से। ठीक है, कोई दिक्कत क्रिप्टो पे मैं लेकिन फिर भी आपसे हर बार बात करके काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। आप उसको एक स्पेकुलेटिव नजरिए से देखिए। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस विश्लेषण के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन के साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद सर। जी हाँ, मुझे लगता है कि एक आम निवेशक को क्रिप्टो से बचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू धीरेन्द्र सर जुड़ने के लिए, धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।